चलिए सभी लोगों को नमस्ते और आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लासेस को और देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। आज हम लोग 186 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा 186 और जो आपका पेंडिंग वाला बचा हुआ है उसको बचा के रखना है। उसका डिस्कशन सैटरडे को श्योर हो जाएगा। सैटरडे संडे को इस बार एक भी डिस्कशन आपका बाकी नहीं रहेगा, हम सारा डिस्कशन करा देंगे इसमें, ठीक है। तो जो भी आपका टेस्ट पहले का हो गया है उसका आप क्वेश्चन पेपर रखिएगा। सैटरडे संडे को इंतजार कीजिए, सैटरडे संडे को सारा फाइनल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है और ये क्वेश्चंस बताइए, हम आपको नहीं पढ़ाएं क्या। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपको बताए थे तीन बात याद रखिएगा, एक तो एल्युमिनियम, दूसरा याद रखना है जिंक, तीसरा याद रखना आयरन। ये तीन ऐसे धातु है मेरे भाई जो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है ठंडे जल तथा गर्म जल की बात करते हैं। ठंडे जल तथा गर्म जल की बात करते हैं। ठंडे जल तथा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अभिक्रिया नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको लगेगा सर ये अभिक्रिया करता किसके साथ है, तो आप ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। ये वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो याद रखना ठंडा पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये तीन फेमस एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगर हम सोडियम पोटासियम की बात करते हैं, सोडियम को पानी में छिड़क दीजिए आग लग जाएगा, तो ये सोडियम वाला मामला तो खत्म हो जाएगा। ये दो तो ऐसे ही खत्म हो गया, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, किस ऑप्शन को छांटना है, किस ऑप्शन को रखना है। तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ज्यादा रिएक्टिव हमारा ये सब की अगर बात करते हैं आयरन को छोड़ करके सोडियम पोटासियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव होता है। पानी में जैसे ही डालोगे तुरंत आग पकड़ लेता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि थॉमसन मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मेरे भाई थॉमसन मॉडल जो दिया गया था, ये इसको थॉमसन मॉडल जो हमारा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि थॉमसन मॉडल की हम बात करते हैं, ये थॉमसन मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम थॉमसन मॉडल की अगर बात करते हैं, जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और अगर थॉमसन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसी को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग यहां पर प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं, तो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इनका स्टेटमेंट ये था, उसको भी आप जान लीजिए। इनका स्टेटमेंट ये था, इनका थॉमसन का स्टेटमेंट ये था कि जो एटम है, एटम जो है वो तरबूज की तरह है। अगर हम एटम की बात करते हैं वो कैसा है, तो एटम तरबूज की तरह होता है। इनका स्टेटमेंट था एटम तरबूज की तरह होता है, इस बात को ध्यान रखना। एटम तरबूज की तरह होता है, और तरबूज का लाल वाला भाग और बीज, लाल वाला जो भाग है, इनके कहने का मतलब है इसका जो लाल भाग होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं ना कहीं प्रोटॉन को दिखाता है। और इसका जो बीज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ध्यान रखना है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। तो अगर हम प्लम पुडिंग, अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करते हैं, किए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है। अपारमाणविक कण बोला गया है। अच्छा, तो यहां पर आपसे बोला गया है थॉमसन मॉडल जो हमारा है उसके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कही गई है, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था वो इलेक्ट्रॉन के रूप में है। किसके रूप में है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। सब ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये किस रूप में आपको था, तो कहेंगे यहां पर हमारा दे रखा है इंग्लिश में, इसको देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, क्योंकि जो बीज है ना वो इधर उधर क्या था, तरबूज की तरह इधर उधर हमारा फैला हुआ था, इसलिए इसको सब एटॉमिक बोल दिया गया था, और ये इलेक्ट्रॉन के रूप में हमारा होता है। तो थॉमसन मॉडल की ये कहानी थी, उसके हिसाब से आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि समांगी मिश्रण की बात करते हैं, तो आपको एक बात जानना चाहिए कि जब कभी भी मिश्रण की बात होती है तो मिश्रण हमारा क्या है, तो ये अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है। जैसे तत्व की बात करेंगे तो शुद्ध पदार्थ, यौगिक की बात करेंगे शुद्ध पदार्थ है, लेकिन अगर मिश्रण की अगर बात करेंगे तो सीधा समझिएगा ये अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन मिश्रण कितने प्रकार का होता है ये जानना जरूरी है। अगर हम मिश्रण की बात करते हैं कितने प्रकार का होता है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, मिश्रण दो प्रकार का होता है।
एक को हम लोग क्या कहेंगे, तो एक को समांगी मिश्रण कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एक हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपको लगेगा सर समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण कहने का मतलब है जो पूरी तरीके से अपने में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, जो आयंस में पूरी तरीके से टूट कर घुलनशील होता है, उसको समांगी कहते हैं। और विसमांगी जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होता है। तो जो पूरी तरीके से घुलनशील हो, जो पूरी तरीके से क्या हो, तो कहेंगे यहां पर घुलनशील हो, और जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं हो, जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं हो, जो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं हो, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं यहां पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से क्या, तो समांगी मिश्रण का एक एग्जांपल्स है। अच्छा, एक एग्जांपल नहीं है बोला गया, यहां पर गौर से देखिए क्या बोला गया, नहीं बोला गया। कौन सा एग्जांपल हमारा समांगी का नहीं है? एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, एनसीईआरटी में ये दोनों पॉइंट लिखा हुआ। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते होंगे वो अलग बात है, लेकिन 9 क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें ये दोनों के दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है, तो समांगी मिश्रण है। ये दोनों क्या है, तो कहेंगे इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। मेरे भाई ये दोनों के दोनों कैसा मिश्रण है, तो कहेंगे इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ये अगर समांगी मिश्रण, तो ये आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि बोला गया कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है। तो समांगी मिश्रण कौन सा नहीं है, जो पूरी तरीके से उसमें घुलता नहीं है? आप सीधा कहेंगे सर जल में तेल की बात करेंगे। जल में तेल पूरी तरीके से घुलता नहीं है, तो ये क्या है, तो ये विसमांगी मिश्रण है। ये क्या है मेरे भाई, तो सीधा कहेंगे ये विसमांगी मिश्रण है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे जल में कॉपर सल्फेट बोलेगा, समांगी मिश्रण। जल में बोलेगा कि चीनी की बात करते हैं, समांगी मिश्रण। ये दोनों के दोनों क्या है, तो ये समांगी मिश्रण है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। इस बात को आप किसी भी सूरत में आप ध्यान रखिएगा। अगर पानी में नमक को घोल दीजिए, समांगी मिश्रण होगा। लेकिन अगर आपको पानी में तेल को घोलना है, समांगी मिश्रण नहीं होगा, ये एक विसमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है, तो कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाए, सी हमारा हो जाएगा। ये हमारा समांगी मिश्रण नहीं है। ये समांगी मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण नहीं है, इसलिए यही आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो करेंगे आप सी करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया अगर कराते हैं तो बताइए क्या निर्माण करता है? शुष्क बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना की बात करता है। वैसे आप बुझा हुआ चूना बहुत फेमस है, और इस बुझा हुआ चूना से क्या करना, तो क्लोरीन की क्रिया कराते हैं। तो बताइए इससे क्या बनता है, ये पूछा गया है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर शुष्क बुझा हुआ चूना की बात कर रहा है तो आप बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? बुझा हुआ चूना की अगर बात करता है तो किसको कहते हैं? तो बुझा हुआ चूना कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा है। और इसी बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को स्लैग्ड लाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब ये जो बुझा हुआ चूना है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ कह रहा है? तो क्लोरीन के साथ कह रहा है। और जैसे ही आप इससे क्लोरीन गैस को पास कराओगे तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। और जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो हमारा क्या तो कहेंगे CaOCl2 का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ पानी की मात्रा यहां से निकल जाएगी। क्योंकि CaOCl2 जो यहां से बनेगा वो आपको पाउडर के रूप में बनता है, व्हाइट पाउडर के रूप में होता है, तो इसका सारा पानी उड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण यहां से करता है। और ब्लीचिंग पाउडर का ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, एग्जाम में कई बार पूछा है। तो इससे किसका निर्माण होता है? कहेंगे इससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इससे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ये आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। तो यहां पर बुझा हुआ चूना की अगर बात करता है उसका रिएक्शन किसके साथ, तो कहेंगे क्लोरीन के साथ, तब हमें ये प्राप्त होता है। और इसी ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करेंगे तो इसका ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन गैस होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कीटनाशक के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है। कीट को आप ये कीटाणु को मारने, कीटाणुनाशक होता है, इस बात को ध्यान रखें। कीटनाशक नहीं, कीटाणुनाशक होता है। तो आप कहेंगे से किसका निर्माण होगा? तो सीधी सी बात, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सर विरंजन चूर्ण का निर्माण होगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला दे रखा मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ये तो मेरे भाई बहुत सबसे आसान क्वेश्चन आज तक का, यूनिट में हम लोग लिखते हैं। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, देखते हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना लोग कर पाता है। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, तो देखते हैं कितना लोग करते हैं। कह रहा है वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली की बात कर रहा है, वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली की बात कर रहा है, और वृत्ताकार कुंडली है। कैसा कुंडली है? तो वृत्ताकार कुंडली है। और वृत्ताकार कुंडली को अगर देखना चाहेंगे तो ये तो वृत्ताकार कुंडली है। ये क्या है मेरे भाई? तो इसको हम लोग कह दिए कि ये हमारा कुंडली है। और कैसा? तो गोल गोल है, जैसे स्प्रिंग देखे ना, गोल गोल बना हुआ रहता है, वृत्ताकार कुंडली जैसा। अब कह रहा है कि वृत्ताकार विद्युत धारावाही, विद्युत धारावाही मतलब इसमें करंट जा सकता है, कि केंद्र पर चुंबकीय रेखा कैसी होगी ये पूछा गया है। अगर केंद्र पर अगर देखेंगे ना, इसके केंद्र पर अगर आप देखेंगे तो केंद्र पर वो सीधी निकलती है। केंद्र पर कैसे निकलेगी? तो सीधी निकलती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि केंद्र पर तो सीधी निकलती है, लेकिन इससे अगर बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से बाहर निकलती है। इससे भी निकलेगी तो कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगी, और निकलेगी तो बाहर निकलेगी, और निकलेगी तो इस तरह से बाहर निकलेगी। लेकिन अगर सेंटर पर अगर देखेंगे तो सेंटर को हम दिखाते हैं यहाँ पर आपके सामने में। एक्चुअली सेंटर पर अगर दिखेगा तो वो सीधी रेखा में दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इस बात को ध्यान, सेंटर पर कैसा देखा? तो सीधी रेखा में दिखेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, सेंटर पर सीधी रेखा में दिखना चाहिए। आप ऐसा मैग्नेट में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा किसमें, तो एक कुंडली में देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, क्या ये धारा की दिशा में होगा? क्या ये रंग के संवाहक का रंग होगा? नहीं, संवाहक का क्या होगा? तो आकार होगा मेरे भाई। इसके अंदर क्या होगा? तो हम सीधा कहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि एक लूप का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सीधा निकल जाता। संवाहक का आकार कहने मतलब एक कंडक्टर के साइज का होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन में सीधा निकलेगा। ये कैसा निकलेगा? तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। हम यहां पर किसकी बात कर, सॉरी, हम यहां पर किसकी बात करेंगे? कहेंगे यहां पर स्ट्रेट लाइन में ये बाहर निकलेगा। यहां स्ट्रेट लाइन हमारा फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रेट लाइन हमारा बनेगा। तो चुंबकीय रेखा का पैटर्न कैसा होगा ये पूछा गया। तो चुंबकीय रेखा जो पैटर्न हमारा होगा वो कैसा होगा ये पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? पैटर्न आपसे पूछा गया, चुंबकीय रेखा का पैटर्न पूछा गया है। स्ट्रेट लाइन में तो होगा, स्ट्रेट लाइन में तो होगा, लेकिन कुंडली के केंद्र पर पूछा गया है। तो चुंबकीय रेखा तो सीधी रेखा में होगा, सीधी रेखा में होगा। कैसा होगा? तो कहेंगे सीधी रेखा में होगा। लेकिन इसके आंसर जो है आपके मैच नहीं कर रहे हैं। धारा की दिशा नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसका एक बार ऑप्शन चेक करिएगा, आंसर ये दे रखा है, लेकिन आप लोग एक बार चेक करेंगे। ये सीधी रेखा में तो होगी, ये बात तो क्लियर है। आप मैग्नेट में भी ये चीज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है? बताइए। तो आयंस का आदान प्रदान होता है, तो 2 बार आयंस का आदान प्रदान होगा। और आयंस का आदान प्रदान कहां पे होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। इसको बताने की जरूरत है क्या? कितनी बार बता चुके हैं। आगे चलते, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? अब अगर कार्बन की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बन हमारा है ये एक ऐसा तत्व होता है जिसमें श्रृंखलन का गुण होता है। इसके अंदर कैसा गुण होता है? कहेंगे श्रृंखलन का गुण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर कार्बन की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कार्बन जो हमारा होता है ये श्रृंखलन का गुण होता है। और अगर इसमें श्रृंखलन का गुण होता है तो इससे क्या होता है? लंबा लंबा हमारा चेन बनता है। और इस कार्बन से क्या बनता है? तो बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्या रीजन है कि एक स्थिर यौगिक बनाता है, ये आपको बताना है। कार्बन किसका निर्माण करता है, एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है, ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन का साइज हमारा क्या होता है? कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं या कार्बन जो हमारे होते हैं, आपको ध्यान रखना, छोटे आकार के कारण कार्बन में प्रबल आबंध बनता है। तो कार्बन की अगर बात करते हैं इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है मेरे भाई। कार्बन की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, इसमें छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण क्या होता है? कहेंगे छोटे आकार के कारण यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर जो बॉन्ड होता है वो काफी मजबूत बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इस बात को ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इस बात को ध्यान रखें। कैसा बॉन्ड होगा? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ही होगी। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 होगा और फिर हमारा 4 हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक तो न्यूक्लियस है यहाँ पर हमारा, इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस है, इसके
ये न्यूक्लियस हमारा हो गया, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना तो कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है, बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस के काफी पास है, जब न्यूक्लियस के काफी पास होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारा काम करता है और बॉन्ड हमारा काफी मजबूत होता है। यही रीजन है इसका, और कुछ नहीं है कि ये ज्यादा स्टेबल हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कार्बन के कंपाउंड बनते हैं तो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बड़े साइज के कारण नहीं, छोटे साइज के कारण, किस साइज के कारण, छोटे साइज के कारण क्या होता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देख बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। कह रहा है कॉपर ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड्स की बात कर रहा है। अब जो नहीं पढ़िएगा उसके लिए क्या कर सकते हैं, सब कुछ कराए हुए हैं। कॉपर ऑक्साइड्स वाले बीकर में तनु HCl अम्ल को मिलाते हैं तो बताइए किसका निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है, कॉपर ऑक्साइड्स कहने का मतलब क्या है, धातु के ऑक्साइड्स। कॉपर ऑक्साइड्स कहने का मतलब क्या है, धातु के ऑक्साइड्स। और जो धातु के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय हो गया। तो आप रिएक्शन किसके किसके बीच में करा रहे हैं, इसका मतलब ये क्षार है और ये अम्ल है, और जब क्षार और अम्ल के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल की प्राप्ति होगी, यही हमारा होगा। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, अगर हम क्षार और अम्ल के बीच में रिएक्शन कराएंगे, क्षार और अम्ल के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल की प्राप्ति होगी। क्षार और अम्ल जब भी रिएक्शन करेगा तो यहां पर लवण और जल की प्राप्ति होगी, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे रिएक्शन भी देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड्स हमारा क्षारीय हो गया, और अम्ल में क्या है तो कहेंगे यहाँ पर HCl की शायद बात कर रहा है, और इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ये तो पता है कि सर जल की बाहर निकलेगा तो ये बचेगा क्या, CuCl2 बच गया, और इससे क्या बाहर निकल गया, तो जल निकल गया बाहर। क्योंकि ये पता है कि जब कभी भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण और जल की प्राप्ति हो, तो जल तो निकलना है, इसका मतलब जल के अणु इसमें नहीं होंगे, तो CuCl2 का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हमारा CuCl2 है यही हमारा कैसा रंग देता है मेरे भाई, आप इसको अगर घोलेंगे तो ये घोलने पर कैसा रंग देता है, ये नीला हरा रंग का होता है। ये कैसा, तो नीला हरा रंग देता है, इस बात को ध्यान रखना, नीला हरा रंग देता है, इस बात को आप ध्यान रखें मेरे भाई। इसी कॉपर क्लोराइड के कारण क्या होता है, नीला हरा रंग देता है। और ऑप्शन नंबर C को आप देख लीजिए, पता आपको चल जाएगा, नीला हरा रंग जो है वही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला कहता है स्टेनलेस स्टील की हम बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील का नाम आपने सुना होगा, आप स्टील का तो नाम सुने होंगे, लेकिन स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है एक प्रकार का एलॉय है। अगर कभी भी आपके सामने में स्टेनलेस स्टील की बात होती है, एक बात जान लीजिए, स्टेनलेस स्टील हमारा जो होता है इसको हम लोग एलॉय कहते हैं। ये क्या है, तो एक प्रकार का एलॉय है। ये क्या है तो आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का क्या है, कहेंगे ये एक प्रकार का एलॉय है। अब अगर कोई एलॉय होता है तो उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, और अगर एलॉय की बात होती है तो एलॉय क्या है, ये मिश्र धातु होता है। ये एलॉय क्या है, कहेंगे ये मिश्र धातु है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मिश्र धातु में किसका मिश्रण होगा, तो आपको ध्यान रखना, इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, कार्बन के साथ में इसमें आप कहेंगे निकल तो होगा ही होगा, इसमें क्रोमियम की बात करेंगे तो होबे करेगा, और भी चीजें मेरे भाई इसके अंदर होता है, इससे मैग्नीज वगैरह भी हमारा मौजूद होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब मौजूद होता है। लेकिन अगर जब कभी भी आपको बोलता है कि स्टेनलेस स्टील की बात करता है, तो मेरे भाई स्टेनलेस स्टील कैसा होता है, कहेंगे जंगरोधी होता है। ये कैसा होता है, कहेंगे जंगरोधी होता है। जंगरोधी इसलिए है क्योंकि इसमें क्रोमियम मिक्स होता है, और यह एक एलॉय होता है, एलॉय में जंग नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई निकल और क्रोमियम तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जहां निकल और क्रोमियम दिखेगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि एलॉय का फॉर्मेशन करने के लिए निकल और क्रोमियम आ ही जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई इसको छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे। इसमें जिंक नहीं होता है, ध्यान, इसमें टीन नहीं होता है, इसमें निकल, क्रोमियम और मैग्नीज या फिर कार्बन हमारा होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, लेकिन कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होती है, निकल की मात्रा ज्यादा होती है, और ये जंगरोधी बनाता है। क्रोमियम क्रोमियम क्या करता है, जंगरोधी बनाता है, और ये प्रसार गुणांक को क्या करता है, निकल कम कर देता है। बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है कि सहसंयोजक रूप में आबंधित यौगिकों के क्वथनांक कम क्यों होते हैं। आप पढ़ते होंगे मेरे भाई, जैसे कि आप पढ़ते होंगे आयनिक यौगिक, आप पढ़ते होंगे जैसे कि आयनिक यौगिक की बात करते हैं। अब ये आयनिक यौगिक होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो एक धातु दूसरा अधातु, धातु और धातु के बीच होता है। लेकिन आयनिक यौगिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसके मेल्टिंग पॉइंट तथा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये उच्च होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, कहेंगे हाई होता है। इसी का जस्ट उल्टा अगर हम यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक की बात करते हैं,
अगर हम यहाँ पर सहसंयोजक यौगिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सहसंयोजक यौगिक है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान है उसी का जस्ट उल्टा। यहां पर अगर मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, यहां पर अगर बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे, तो यहां पर इसका क्या होगा, कहेंगे निम्न होता है। इसके पीछे दूसरा रीजन है, ये तो आपको बस याद रखने के लिए बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारा निम्न होता है। इसके पीछे का रीजन हमारा क्या होगा, तो सहसंयोजक बंधन जब हमारा बनता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा कम होता है। यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कहेगा कि इसका कारण क्या है कि ये हाई होता है, इसका कॉज अगर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, क्योंकि सर इसके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा मजबूत होता है। यानी आप सीधा कह सकते हैं इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कहेंगे मजबूत होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है यहां पर स्ट्रांग होता है, इस बात को ध्यान रखना, तभी तो आयनिक यौगिक स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर यहां पर अगर निम्न देख रहे हैं, इसका मतलब है इसके पीछे में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वीक होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले अंतर आणविक बल जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, यहां इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा क्या होगा, कहेंगे ये वीक होता है। और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन ये जल में घुलनशील होता है, जबकि ये जल में घुलनशील नहीं होता। अदर पदार्थ में घुलनशील है लेकिन जल में घुलनशील नहीं होता, ये जल में घुलनशील होता है। तो आपसे सिंपल कॉज पूछा है कि कौन से बंधन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है। आगे कहता है कि बताइए इस अवंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है। तो कम होने का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहने वाला क्वथनांक की बात करते हैं, इसका क्वथनांक दोनों कम निम्न इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच लगने वाली मॉलिकुलर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको अंतराण्विक बल कहते हैं वो वीक होता है, इसमें मजबूत होता है। जैसे वेंडरवाल फोर्स काफी वीक होता है ना, वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ काफी वीक होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। बहुत कम ही तापमान पर ये क्या होता है, अलग हो जाता है। तो आप सीधा कहेंगे सर इसमें क्या होगा, तो अणुओं के भीतर प्रबल तो नहीं होगा, अणुओं के भीतर प्रबल संयोजक आबंध होता है किंतु अंतराण्विक बल ध्रुव। अच्छा, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बट वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। देयर हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहां स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स तो नहीं होगा मेरे पास, प्रबल अंतराण्विक बल नहीं होगा तो अंतराण्विक बल जो होता है वो हमारा दुर्बल ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बल लगता है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बल लगता है तो आपको पता होगा सहसंयोजक बंधन जो हमारा होता नहीं, वैसे नहीं कह सकते हैं। अगर आप सहसंयोजक बंधन की अगर बात आप करते हैं तो अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, लेकिन अंतर आणविक बल कैसा होता है, कहेंगे वीक होता है। और अंतर आणविक बल वीक होने के कारण ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है, ये इसका रीजन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारा रीजन है लेकिन अभी इतना जानिए, आगे चलते हैं। और यही सब छोटा छोटा पॉइंट आपको मेंशन करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीने के जल को क्या करना है, तो कीटाणु से मुक्त करना है। बताइए पीने के जल को कीटाणु से मुक्त करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो कीटाणु से मारना, तो कीटाणु की मारने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहेंगे सर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर सीधा करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तो स्विमिंग पूल में जब नहाते हैं तो स्विमिंग पूल के अंदर आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर छींटते हैं कि नहीं छींटते हैं, और वहीं से क्या होता है, जर्म्स या कीटाणु मारा जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या बताना, आगे चलते हैं। इसके बारे में जान लीजिए मेरे भाई। कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं जब कभी सॉल्यूशन की बात होती है, जब कभी भी सॉल्यूशन की बात होती है तो सॉल्यूशन यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हम लोग किसको कहेंगे, तो एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये समांगी मिश्रण होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये समांगी मिश्रण होता है और इसका साइज सबसे छोटा, बहुत छोटा होता है, इसको नंगी आंखों से आप देख ही नहीं सकते हैं। दूसरा आता है मेरे भाई, हम किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये विसमांगी मिश्रण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको विसमांगी मिश्रण हम कहते हैं। और तीसरा हमारा जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सस्पेंशन कहते हैं। तीसरा हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर हम सस्पेंशन कहते हैं, और सस्पेंशन को हिंदी में निलंबन कहा जाता है। तो सस्पेंशन भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी हमारा विसमांगी मिश्रण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला क्या है मेरे भाई, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी दोनों की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके साइज जो होते हैं, इनका साइज सबसे बड़ा होता है। अगर इसके साइज पर अगर आप जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसका साइज अगर देखेंगे, इसका साइज आपको ध्यान रखना, साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसका साइज 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक। इसके साइज की अगर बात करते हैं, इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, इसका साइज मेरे पे अगर देखेंगे तो 1 नैनोमीटर से लेकर के
1000 नैनोमीटर के बीच होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका साइज अगर देखना चाहते हैं बहुत छोटा होगा, यानी 1 नैनोमीटर से भी ये कम हो जाता है। तो साइज के हिसाब से देखिए सबसे बड़ा साइज किसका, सस्पेंशन का, इसलिए सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी में आप क्या कीजिए, बालू को घोल दीजिए, बालू के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो एक सस्पेंशन है, वो निलंबन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपसे कह रहा है कि कोलाइडल विलयन के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोलाइडल कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। मेरे भाई आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा। हम कह रहे हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। इसके साइज से तो इसका बड़ा होता है, इसका साइज तो सबसे छोटा होता है, नहीं के बराबर समझ सकते हैं। तो कोलाइडल कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। यहां कह रहा है कि बहुत छोटा नहीं होता, सबसे पहले तो आप इसी को काटेंगे। यहां कह रहा है बहुत छोटा नहीं होता, जो कि गलत हो गया। कोलाइडल विलयन के अवयव परीक्षित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में, मेरे भाई जाहिर सी बात है जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है। इसमें क्या होता है, विलय भी होगा और विलायक भी होता है। इसमें विलय भी होता है और इसके अंदर क्या होगा, कहेंगे विलायक भी होता है। और विलायक और विलय की बात करेंगे, जिसकी मात्रा कम वो विलय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम मिल्क की बात करते हैं मान लेते हैं, तो मिल्क हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें पानी भी है और फैट भी होता है। जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय होता है। कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण, जो कि टोटली गलत है। हमने आपको पहले ही बोल दिया कोलाइडल और सस्पेंशन दोनों भी समांगी है, केवल यही समांगी है, तो ये आपका गलत हो गया। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, तो आप इसको तुरंत छांट दिए, आप इसको तुरंत छांट दिए, तो ऑप्शंस आपके पास एक ही बच जाता है कि आप आंसर क्या करेंगे। तो आप सीधा करेंगे सर ऑप्शन नंबर, आप सीधा जाइए बी के पास, और बी हमारा सही भी है, क्योंकि कोलाइड जो हमारा होता है उसके अंदर हमारा विलय भी होता है और विलायक भी होता है, डिस्पर्स्ड फेज भी होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तारा टिमटिमाता क्यों है, तो हम आपको कई बार बोलेंगे तारा टिमटिमाता वगैरह नहीं है, तारा का अपना प्रकाश होता है, तारा को लुमिनस बॉडी कहते हैं, तारा खुद के प्रकाश से चमकता है। लेकिन जब तारा और हमारे बीच में जब देखिएगा तो वायुमंडल का बहुत सारा लेयर आता है, और वायुमंडल जो होता है हमेशा चलायमान रहता है। तो जब उस पर तारे की प्रकाश पड़ती है तो एक माध्यम से दूसरी माध्यम, दूसरी माध्यम से पहली माध्यम जब होती है तो प्रकाश का अपवर्तन बार बार होता है, जिसके कारण आपको तारा ब्लिंक करता हुआ नजर आता है, जबकि तारा ब्लिंक करता ही नहीं है। लेकिन किस घटना के कारण ऐसा पता चल रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। शायद एक एक बच्चा को यह बात पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप इसको देख लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन कह रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इस पर कितना क्वेश्चंस आप बनाए हैं। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन में, और यहीं पर एक रिलेशन हम आपको बताए थे कि रेजिस्टेंस समानुपाती किसका है, तो लंबाई का। और रिलेशन को छोड़ दीजिए, अगर रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई का है तो इसको लिखने का तरीका आप क्या, आप ऐसे समझ लीजिए ना, कह रहा है कि रेजिस्टेंस की लंबाई की अगर बात करते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो कहेंगे R2 अनुपात में अगर R1 लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा हमें क्या, L2 अनुपात में L1। यहां से अगर हम R2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो L2 अनुपात में L1, गुना में क्या करेंगे तो R1 करेंगे। यहां से सेपरेट करके R2 निकाल रहे हैं, जो कि बाद का रेजिस्टेंस है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि बाद का जो इसमें कह रहा है कि 10 मीटर लंबा तार है तो उसका प्रतिरोध इतना है, ये बात लिखा है। इसका मतलब 10 मीटर लंबा है, इसका मतलब L1 कितना है, कहेंगे 10 मीटर है। और अगर R लिखा है तो इसका मतलब ये R1 कितने के बराबर, कहेंगे R के बराबर है। उसके बाद कहता है कि 5 मीटर लंबा तार, यानी कि उसकी लंबाई 5 मीटर अगर हो गया, इसका मतलब L2 यहां पर कितना मीटर, तो 5 मीटर अगर हो गया, तो आपको पूछ रहा है कि बाद का प्रतिरोध यानी R2 कितना होगा। तो कुल मिलाकर के 3 को डेटा दे रखा है, चौथा पूछ रहा है, तो आप पुट करिए, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। आप कहेंगे सर L2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे आप 5, L1 की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी R, R1 की वैल्यू R है। इसको कट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये R/2 हो जाएगा, और R/T को वैल्यू 0.5 R हो जाएगा। यानी आप सीधा कहेंगे सर R2 जो निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, तो 0.5 R हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी वे में हम लोग आंसर करेंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आसान ही रहता है, क्वेश्चंस को कभी भी हेडेक नहीं लीजिए। मेरे कहने का मतलब है आपको नहीं भी आता है ना, तो आप सोचिए कि हमको आता है, पूरा पॉजिटिव होकर के क्वेश्चंस बनाइए, देखिए कितना मजा आता है। क्वेश्चंस के साथ प्यार कीजिए, क्वेश्चन के साथ जितना एंजॉय कीजिएगा, उसके रिलेशन को जितना भजाने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही मजा आएगा सब्जेक्ट में। जिस दिन आपको भय लगने लगा, जिस दिन आपको लगेगा हम क्या कर रहे हैं, टाइम आपको हमेशा अगर ऐसा लगता बेचैन अगर रहिएगा, तो फिर तैयारी वैसे में नहीं होता है। तैयारी का मूड ही होता है कि आप उस क्वेश्चन से प्यार कीजिए, आप उस कंसेप्ट से प्यार कीजिए जिससे आपको लगा होना चाहिए, तब देखिए एग्जाम में कैसे आप अच्छा करते हैं। दूसरा देखिए, इसके बारे में कई बार बता चुके हैं, अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेगा, एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां पर केवल लवण और जल की प्राप्ति होगी, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाइए।
अगला कह रहा है मेरे भाई कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को बताता, तो वेग में परिवर्तन की दर बोला है। और आप सभी लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर की अगर हम बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन का मतलब डी भी, अब दर बोल दिया तो इसका मतलब किससे डिवाइड करेंगे, समय से। अब वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आप सीधा कहेंगे। अगला हमारा दे रखा है मेरे भाई, बताइए गोलीय दर्पण की बात हो रही है और दर्पण का तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u होता है। ऐसा फॉर्मूला कहां देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, क्योंकि इन सब जगह पे माइनस है तो नहीं होगा, माइनस है तो नहीं, आप प्लस वाले को आंसर करेंगे और यही मैच कर रहा है, सीधा सा बात है। एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। आगे चलते, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है, बताइए तो मेरे भाई। अवतल दर्पण के बारे में अगर आपको आंख बंद करके कहेगा कि बताइए अवतल दर्पण कैसा होता, तो आप तुरंत डायग्राम बनाओगे और तुरंत बनाना भी चाहिए, एक एक बच्चा को बनाना चाहिए। और अभी तो आप समझिए कि पूरे फ्लो में आप रहिए, कोई पूछे तुरंत जवाब तैयार रहना चाहिए, वैसा फ्लो होना चाहिए। लगातार पढ़ रहे हैं, तैयारी तो आपकी अच्छी हो ही गई है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इतना बात तो आपको तुरंत दर्पण में करना चाहिए। कोई भी दूरी कहां से, तो पोल से मापते हैं, इधर आएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, कितना बार आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अवतल दर्पण का आपसे केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र कहां स्थित है, केंद्र यहां स्थित है, जो कि हमारे अविलंब, जो कि हमारा किस पर है, तो कहेंगे यहां पर। हम सीधा कहेंगे ये किस पर है, ये दर्पण के पीछे का भाग, ये दर्पण के आगे का भाग। तो मेरे भाई यहां पर वक्रता केंद्र के बारे में पूछा गया है, आपको पूछा कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है, क्या दर्पण के कोर पर होगा, नहीं। क्या दर्पण के कोर पर होगा, नहीं। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यहां है। वक्रता केंद्र को हम सी से दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो दर्पण के सामने है, लेफ्ट साइड दर्पण के सामने, राइट साइड दर्पण के पीछे, चूंकि पेंटिंग राइट साइड है तो दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे का भाग, ये दर्पण के सामने। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे सर दर्पण के सामने हो जाएगा। और दर्पण के सामने कहां होगा, तो जो मुख्य एक्सिस हमारा होता है, मुख्य अक्ष की अगर बात करते हैं तो पोल से यानी ध्रुव से फोकस की दोगुनी दूरी पर होता है। फोकस की दूरी इतना से इतना, फोकस की दोगुनी दूरी पर सेंटर होता है और उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप नहीं पढ़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अदिश राशि की सदिश राशि, आप कहेंगे सर सदिश राशि है, तो ये तो मामला हमारा गड़बड़ा गया। यहां पर अदिश राशि कह दिया, गलत हो गया, सदिश राशि होगा। केवल चुंबक बाहर स्थित होता है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के अंदर भी होता है और चुंबक के बाहर भी होता है। आप जानते होंगे चुंबक के अंदर भी होगा, चुंबक के बाहर भी। जहां जहां चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगा और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर, यहां केवल लिख करके गलती कर दिया, यहां अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है। यहां कह रहे किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबक के द्वितीयक द्वारा मापी जाती है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो यहां पर हम लोग मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर उसको हम लोग देख सकते हैं कि उसकी दिशा क्या है। तो किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसके द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, ये स्टेटमेंट आपका क्या था, सही था। अगला यहां पर रखे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण, ये तो बताइए कितना इजी है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल, और क्वेश्चन पूछता भी है, गुरुत्वाकर्षण बल को फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल आपको ध्यान रखना है कितना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हमारा कितना, तो G m1 m2 अपॉन में कितना, तो किंग r² होता है। ये बात किसने, न्यूटन ने ये बात बोला था। लेकिन न्यूटन ने एक बात बोला था कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है। ये केवल कैसा होगा, तो कहेंगे ये केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित प्रकृति का होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। प्रकृति का होता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं और ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या रिलेशन निकल करके आता है। तो यहां से एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, जिस रिलेशन से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशन ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल का, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो वित्तकर्मानुपाती होता है उन दोनों के वस्तु के बीच के दूरी के स्क्वायर का। अब मेरे भाई इस बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा की बात कर रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेगा तो हम लोग यही चीज सोचेंगे, कहता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी दूर जाएगी तो आर का मान तो बढ़ जाएगा, अगर आर का मान बढ़ेगा तो बल का मान घट जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक हो जाएगा, कह रहा है। नहीं, दूरी बढ़ने से विकर्षक, मेरे भाई विकर्षक नेचर का तो होता ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है, तो हम विकर्षण को सोचेंगे नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, आपको सही खोजना है।
अगला कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। जाहिर सी बात है, अगर दूर जाएगा मेरे भाई, अगर दूर जाएगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, दूर जाएगा तो आर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, और जब आर का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटना चाहिए। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, जो कि गलत है। अधिकतम ने न्यूनतम होना चाहिए था। आप ही देकर के बताइए, आर का मान बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, तो घटेगा, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दो दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगला कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है, करीब होने का मतलब आप क्या समझते हैं, आर की वैल्यू काफी कम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। इसका मतलब ये अगर कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल मैक्सिमम होगा, क्योंकि एफ और आर में कैसा रिलेशन उल्टा होगा, ये कम तो ये हमारा ज्यादा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल को आप कभी मत बोलिए, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दुनिया में जो भी वस्तु उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसके भार के बराबर, उसका भार लिख दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल निकल जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता, हवा पानी आकाश पाताल कहीं भी लेके जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही होता है। सिर्फ मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, स्पेस में लेके जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी जीरो हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाता है, लेकिन किसी माध्यम में उसका मान नहीं बदलता है। अगला कह रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के क्षेत्र सामर्थ्य होता है। मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, और बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। यहां पर बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार, तो विद्युत धारावाही वृत्ताकार हमारा क्या था, कुंडली है। अब कह रहा है इसमें हमारा क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मेरे भाई क्षेत्र सामर्थ्य का मतलब हो गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है, जिसको हम बी से दिखाते हैं, इसकी बात कर रहा है कि इसका सामर्थ्य क्या होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, यहां पर धारावाहिक कुंडली के पार्श्व के लिए, अच्छा ये सब पढ़ना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये सेंटर हो गया, सेंटर से इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो कहेंगे आर हो गई। अब मेरे भाई आप ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है वो कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये याद भी रखना है आपको। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती करंट का होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये वित्तकर्मानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे त्रिज्या का होगा। वित्तकर्मानुपाती किसका, तो त्रिज्या का होगा। अगर करंट का मान ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, अगर दूरी ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये हमारा कमजोर होगा। ये ज्यादा तो ये कमजोर, और ये कम तो ये ज्यादा। इसका मतलब मेरे भाई आप इस बात को समझिएगा कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर यहां पर त्रिज्या की वैल्यू, अगर मान लेते त्रिज्या का मान यहां पे है, तो त्रिज्या का मान अगर सेंटर पर पहुंच, केंद्र की बात कर रहा है, तब परिधि पर आएंगे। अगर केंद्र पर पहुंच जाएंगे, अगर केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, केंद्र पर जाएंगे तो आर की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और इसका मान अगर जीरो, तो इसका मतलब किसी भी जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा अधिकतम मिलेगा। केंद्र पर अधिकतम मिलना एकदम सही बात है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर केंद्र पर पहुंचेंगे तो आर का मान जीरो, किसी भी चीज में जीरो से डिवाइड करिए उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड अनंत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। केंद्र पर न्यूनतम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां अगर हमारा जीरो हो जाता, आर की वैल्यू जीरो होगी, तो जाहिर सी बात मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, तो सबसे अधिक होगा, अनंत होगा। तो न्यूनतम तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, ये तो होगा ही नहीं। अब परिधि पर अज्ञात कह रहा है, परिधि पर अज्ञात कैसे, तो परिधि के लिए तो ही बना है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कहेंगे इतना होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, ये आपको गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार इस रिलेशन पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन के आंसर करके जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में कि यदि गोलीय दर्पण का आवर्धन बताइए, तो इस क्वेश्चन को कितनी बार बताया है। जिस बच्चे को पता होगा कि आवर्धन की वैल्यू 0 पॉइंट कितना, आवर्धन की वैल्यू क्या लिखी है, तो कहेंगे आवर्धन की वैल्यू प्लस में 0.75 लिखा हुआ। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा कि इस प्लस का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब, और अगर कोई सीधा प्रतिबिंब बनता है तो आपको सीधा, इसका मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर सीधा होगा तो कैसा होगा, तो कहेंगे काल्पनिक। काल्पनिक कैसा होता है, कहेंगे सीधा होता है, या फिर उसी को आभासी कहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर m की वैल्यू अगर 0.75 अगर देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू m का मान 1 से कम है, और जब m का मान 1 से कम है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई, तो आप तब कहेंगे यहां पर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 के बराबर होता है इसकी वैल्यू 1, यहां इसको भूल जाइए, 1 के बराबर होता समान आकार का, 1 से ज्यादा होता तब आप कहते हैं वहां पर बड़ा इमेज बनेगा। लेकिन अगर 1 से छोटा मान यहां पर, इसका मतलब छोटा इमेज बनेगा। तो आप यही कह सकते हैं मेरे भाई, वास्तविक तो हमारा इमेज नहीं बनेगा, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो एक ही लाइन में आप सी करेंगे करेक्ट। तो क्वेश्चंस बनाते बनाते हर चीज क्लियर होता चला जाता है। साइंस की थ्योरी की क्लासेस करना है तो आप उसका जुड़ सकते हैं, ये बैच जो अभी दिखाए इससे जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी
ये क्वेश्चंस खाली करने हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस है, मेहनत तो आपको करना है। बाद बाकी यूट्यूब की जो क्लासेस है इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे भी कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है मेरे भाई, इतना बेहतरीन है कि आप सोच नहीं सकते। हम चाहेंगे कि एक बार इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग करके बताओ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जिसको कंसेप्ट पता होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से फास्ट हम जानना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपसे। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। 24 नंबर का सी आ रहा है, 24 नंबर का जिनका भी सी आंसर आ रहा है उनके राइट आंसर है, उसमें कहीं से कोई शक नहीं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, गति का जो पहला नियम हमारा होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन्स का जो पहला हमारा नियम होता है, गति का जो पहला नियम होता है, ये हमारा क्या होता है, गति का जो पहला नियम होता है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको क्या कहते थे, इसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। बताइए बताए थे कि नहीं बताए थे? हम लोग न्यूटन के पहले नियम की बात करते हैं जिससे बल की परिभाषा के बारे में पता चलता है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। ये बात आपको पहले से ही पता होगा। अब मेरे भाई जब जड़त्व का कंसेप्ट आ गया तो आप सीधा कहेंगे कि अगर कोई तीखा टर्न लेता है और अगर गाड़ी में बैठे आप ही ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको करने का मन है तो प्रैक्टिकल आप करके देखिए। गाड़ी से आप जा रहे हैं और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में जा रही है और गाड़ी जब आगे की ओर जाती है तो ऐसे अगर मुड़ेगी तो आप इधर फेंका जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि अगर गाड़ी पर अगर देखेंगे तो गाड़ी में आप देखेंगे तो इसमें एक त्वरण काम करता है जो अंदर की तरफ काम करता है, इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं, और इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो इसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अभिकेंद्रीय त्वरण अगर अधर लगेगा, अंदर लगेगा, तो हम सभी लोग जानते हैं त्वरण के विपरीत दिशा में इनर्शिया काम करता है, और इनर्शिया हमारा आई है, तो झटका किधर लगेगा? आपको इधर झटका लगेगा। जिधर इनर्शिया उधर ही झटका लगेगा, झटका आपको बाहर की तरफ लगेगा। तो जब कोई मोटर कार तेज चालक तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। आप देखिए ऐसे गाड़ी को मुड़िएगा तो आप इधर मुड़िएगा, आप इधर, आपकी टेंडेंसी इधर रहेगी होने की, और गाड़ी ऐसे मुड़ेगा आप इधर होने का कोशिश। ऐसा नहीं कि आप ऐसे होइएगा, गाड़ी जब टर्न लेगा तो उस समय आप इधर फेंकाते हैं। इसके पीछे का रीजन है कि ये जो इनर्शिया है जिसको आप यहां जड़त्व कहते हैं वही झटका देता है बाहर की तरफ। क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो त्वरण के विपरीत दिशा में काम, त्वरण अगर हमारा अंदर काम करेगा तो इनर्शिया हमारा बाहर काम करता है, इसीलिए ऐसा होता है। और हम सीधा कहेंगे यहां पर गति का पहला नियम की वजह से ऐसा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, इतना तो आपको ध्यान रखना। बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला कहता है जब श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है, उसका विक्षेपण होता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसका कंसेप्ट न्यूटन ने बताया था। इसको कितनी बार डिराइव कर चुके हैं। आगे चलते हैं कि अलग अलग रंग अगर होता है, इसका मतलब है मेरे भाई क्या होगा? विभिन्न रंग के लिए क्या होगा? तो विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होगा। विभिन्न रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक समान हो। विभिन्न रंग के लिए यहां पर पूछ क्या रहा है? परिघटना किसके कारण होती है? विभिन्न रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। प्रकाश का विवर्तन होगा। मेरे भाई प्रकाश का विवर्तन तो नहीं होगा, आप ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए, ये नहीं होगा। विभिन्न रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होगा। कांच का तो अपवर्तनांक समान ही होना चाहिए। इसका क्या आंसर करेंगे बताइए मेरे भाई? इसके कहने का मतलब क्या है समझना। ये तो सीधी सी बात है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ये क्या है तो कहेंगे यहां पर प्रकाश का क्या है, तो कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही आपको कितने कलर देखते हैं? तो 7 कलर देखते हैं। जबकि सूर्य की प्रकाश कितनी कलर होती है? सिंगल आप व्हाइट रे कहते हैं, लेकिन वो कितने? तो 7 कलर का, 7 कलर का उसमें मिक्सिंग होता है। और 7 कलर कहने का मतलब क्या होगा? जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो आपको VIBGYOR होगा, इसको विविग्योर पढ़ते हैं। और ये स्पेक्ट्रम है हमारा, लाइट स्पेक्ट्रम, इस बात को ध्यान रखना। तो विभिन्न रंगों के लिए, इस रंग के लिए, इस रंग के लिए वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। तो विभिन्न रंगों के लिए मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो विभिन्न रंगों के लिए जो ग्लास का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग रंग की अगर बात करेंगे, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होगा? नहीं, समान नहीं हो। एक फॉर्मूला शायद होता है, और थोड़ा सा मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं वेवलेंथ का, उसके साथ एक रिलेशन में फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा आप लोग भी याद दिलाइए, थोड़ा फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोग भी बताइएगा कौन सा फॉर्मूला होता है। नहीं, वेवलेंथ तो अलग अलग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब रंग का वेवलेंथ अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होता है। कांच का अपवर्तनांक तो समान ही होना चाहिए। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। एक काम करते हैं, इसको हम रहने देते हैं, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग भी वेरीफाई कीजिए, इसको हम भी छोड़ रहे हैं, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कह रहा है यदि एक कार इतना मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलना शुरू करती है, लेकिन इसमें कहीं नहीं बोला है कि किस वेग से चलना शुरू करती है, सिर्फ लिखा है कि चलना शुरू करती है, तो आप समझ लीजिए प्रारंभिक वेग का मान को 0 मान लीजिए अपने मन से। क्वेश्चन में अगर नहीं बोलेगा तो प्रारंभिक वेग को मान 0 मान लीजिए। तब कह रहा 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होगा, तो v बराबर u प्लस ए टी लगा दीजिए ना। क्या दिमाग लगाते हैं आप, कहेंगे सर u का मान 0 है, a का मान 3 दशमलव कितना 2 बोला था क्या 2, और टाइम कितना ले रहा है तो 20 सेकंड ले रहा है। आप दशमलव उड़ाइएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, 32 दूनी कितना हो जाएगा तो कहेंगे 64 हो जाएगा। 64 मीटर पर सेकंड अगर ऑप्शन में है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात को क्या कहते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब ये है, यहां एक बात लिखाया गया है कि लगाए गए बल को संतुलित करने के लिए लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल का अनुपात को क्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए, मान ले आप बचपन में झूला तो झूले ही होंगे, और बचपन में अगर आप झूला झूले होंगे तो यहां पर मान लेते हैं कि कोई लोड, अगर कोई बोझा रख दिया गया, इसको हम लोड कहते हैं, भार कहते हैं। तो यहां पर इसको, जैसे आप झूला झूलते होंगे तो आप याद कीजिए, इधर कोई बैठ जाता है, इधर आप बैठते थे तब ये उठता था, तो इसको बैलेंस अगर होना है तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे दबाते हैं। जब ऊपर से नीचे दबाते हैं तो इसको कहते हैं एफर्ट। इसको क्या कहते हैं, तो इसको एफर्ट कहते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, ये भार है, ये प्रयास है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे होगा। तो जब बैलेंस कंडीशन होगा तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में चूंकि संतुलित करने की बात आ रही है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकलता है, और मैकेनिकल एडवांटेज को यांत्रिक लाभ कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको यांत्रिक लाभ कहा जाता है। और यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो मेरे भाई आउटपुट अपॉन में इनपुट, आप इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये लोड अपॉन में एफर्ट होता है। ये फॉर्मूला लोड अपॉन में क्या होगा, क्योंकि यहां पर एफर्ट होता है, लोड अपॉन में एफर्ट होता है। आप सीधा कहेंगे ये क्या होगा, तो बोला गया है कि लगने वाले प्रतिरोध और लगाए गए बल के अनुपात, आप जो लगा रहे हैं उसके अनुपात, यानी इस अनुपात, ये डिवाइडेड बाय ये पूछ रहा है, इसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, जो कि यांत्रिक लाभ को बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियां होती है। मेरे भाई रेखित पेशियां हम उसको कहते हैं जिससे ऐच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक क्रियाएं जिससे होती है। और वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, नॉन ब्रांच्ड और मल्टी सेंट्रिक भी होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, अगला देखा है एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होगा। बताइए एटीपी का फॉर्मेशन किसको नहीं आइडिया होगा। मेरे भाई सूत्र कनिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वैसे तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि अगर ग्लूकोज अगर टूटता है तो ये किस में टूटता है, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है तो ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर पायरुविक एसिड से क्या बनता है, क्योंकि यहां पर पायरुवेट बनता है। तो पायरुविक ग्लूकोज अगर टूटता है तो हम कहेंगे ये ग्लूकोज अगर टूटता है तो ये कहां टूटता है, तो इसमें साइटोप्लाज्म में टूटता है। इसको कोशिका द्रव कहते हैं। यहां पर साइटोप्लाज्म है, लेकिन इस साइटोप्लाज्म जिसको आप कोशिका द्रव कहते हैं, इसी में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है और यहीं पर ग्लूकोज टूटता है। इसमें मेरे भाई 2 एटीपी ऊर्जा बन जाता है, तब तक 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 2 एटीपी ऊर्जा यहाँ भी बनता है। तो ग्लूकोज टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इस दौरान में ये क्रियाएं होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही अगर ये पायरुविक एसिड से पायरुवेट बनेगा तो पायरुवेट के बाद हमारा फिर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, कहेंगे यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर क्या दिखेगा, तो आपको 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। तो आपसे एटीपी का उत्पादन, लेकिन एक बात याद रखना, 36 एटीपी का उत्पादन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो स्टोरेज भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसमें तो होगा नहीं एटीपी का फॉर्मेशन, हरित लवक में तो होगा नहीं एटीपी का फॉर्मेशन। तो आप ऑप्शन क्या चाहिएगा, तो एक ही ऑप्शन है जो कि सबको पता है। अगला मेरे भाई बताइए, तो इसको आप नहीं जानते हैं क्या, कितनी बार आप कर चुके हैं बताइए। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है, जैसे आप फूल की बात करते हैं तो फूल का ये तो भाग आपको पता ही होगा, और इस भाग को अगर गौर से देखेंगे तो हमने कितनी बार डिस्कशन में आपको बताया भी है, ये फीमेल पार्ट होता है और ये वाला जो है तो इसका मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं क्या, ये जो डंटा लगा हुआ है इसको तंतु कहा जाता है, और तंतु को फिलामेंट, और इसको एंथर कहते हैं जिसको परागकोश कहा जाता है।
और परागकोश की अगर हम बात करेंगे तो परागकोश में छोटे छोटे कण होते हैं जिसको परागकण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग परागकण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में ये है। और अगर फीमेल पार्ट को अगर देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है और इसको कहते हैं, ये जो ट्यूब जैसी संरचना होती है इसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका कहने का मतलब इंग्लिश में इसको स्टाइल कहते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, ये जो डब्बा जैसा आपको दिख रहा है ऐसे करके, इसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी कहने का मतलब इसको हिंदी में अगर बोलिएगा तो आप अंडाशय कह दीजिए। अब इसी ओवरी में क्या होता है? कहेंगे बीज का निर्माण होता है, ओव्यूल का निर्माण इसी के अंदर होता है। यहां पर क्या होता है? कहेंगे ओव्यूल का निर्माण होता है, ये ओव्यूल, और सॉरी यही ओव्यूल हमारा बनता है। ओव्यूल ही क्या करता है? कहेंगे बीज का निर्माण करता है, ये बीज का निर्माण कर लेता है। और जो ओवरी है ये क्या करता है? कहेंगे ये फल का निर्माण करता है फूल के अंदर। ये किसका? तो कहेंगे ये फल का निर्माण, फूल के अंदर ये फल का निर्माण करता है। आपसे मेरे भाई ऐसा ही कुछ पास पूछा गया। देखिए यहां पर तो अंडाशय में क्या होगा? तो कहेंगे अंडाशय में क्या होगा? अंडाशय में बीजांड होगा। मेरे भाई अंडाशय में क्या होगा? तो बीजांड होगा। ये अंडाशय है ना, ये अंडाशय है ना, इसमें बीजांड है कि नहीं? इसी को बीजांड कहते हैं। ओव्यूल को क्या कहते हैं? इसको बीजांड कहते हैं। ओव्यूल को बीजांड कहते हैं। तो मेरे भाई ये तो मैचिंग हो गया कि 4 का बी होगा। 4 का बी कहां दिख रहा है? तो 4 का बी यहां है, 4 का बी यहां, 4 का डी यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन छांट दीजिए। 4 का बी यहां है, 4 का बी यहां है। चलिए आगे चलते हैं। स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग है, स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट का, इसका शीर्ष भाग क्या है? तो शीर्ष भाग में अगर देखें तो वर्तिकाग्र को कहेंगे। स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या है? कहेंगे वर्तिकाग्र है। इसका मतलब 2 का ए हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 का ए कहां? नहीं, ये गलत लिखा हुआ, यहां 3 होगा। एक ऑप्शन हट दिया, 3 होगा यहाँ पे। तो 3 का ए हो जाएगा। 3 में ए देखिए कहां? तो 3 में ए आपको यहां मैच कर रहा है, यहां ये खत्म हो गया। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही तो मैचिंग हो जाएगा। बाद बाकी आप सभी लोग पढ़ते ही हैं, इसमें बहुत बड़ा चीज है नहीं कि आपको कुछ बताना है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क के निचले वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर के किसका निर्माण करती है? इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसको पीएनएस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस कहते हैं। और ये जो पीएनएस हमारा होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, पीएनएस हमारा जो होता है ये सीएनएस, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई आप ये कह सकते हैं मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की बात कर रहा है। ऐसा स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व की बात कर रहा है। स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व मिलकर के इसका निर्माण करती है, ये कहना चाह रहा है। तो स्पाइनल नर्व की बात करता है मेरे भाई, यहां पर स्पाइनल नर्व की बात कर रहा है। और स्पाइनल नर्व के साथ साथ यहां पर कह रहा है कि यहां पर क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, क्रेनियल नर्व की बात करता है। और ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इन दोनों को मिलकर के हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। स्पाइनल नर्व की बात करते हैं, ये कितना जोड़ा होता है? तो याद रखना ये 31 जोड़ा होता है। और जबकि क्रेनियल नर्व की अगर बात करते हैं ये कितना जोड़ा होता है? तो आपको ध्यान रखना है ये 12 जोड़ी होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। और स्पाइनल नर्व हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर वही चीज आपसे पूछा गया, सिंपल सा बात है कि कपाल तंत्रिका कहने का मतलब है कि क्रेनियल नर्व की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? तो यहां आप समझिए ये क्रेनियल नर्व की बात कर रहा है। और साथ में मेरुरज्जु से निकलने वाली, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है, तो इससे स्पाइनल नर्व निकलता है। और ये स्पाइनल नर्व की बात कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला गलत कथन को चूज कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन करता, बिल्कुल सही बात है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज करता है तो उसी को निषेचन कहते हैं, इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। परागकण क्या है मेरे भाई? परागकण तो नर जनन कोशिका कहने का मतलब परागकोश से ही प्राप्त होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। मादा युग्मक की अगर बात करते हैं तो मादा युग्मक में हमारा क्या कहेंगे? एग की बात करेंगे। और ये वर्तिकाग्र में उपस्थित, जो कि गलत है मेरे भाई। एग कहां तक? ओवरी से हमें प्राप्त होता है, ये ओवरी से प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये ओवरी से प्राप्त होगा, ये वर्तिकाग्र से थोड़ी प्राप्त होगा, गलत है। तो यही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला हमारा है कि किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? बताइए तो मेरे भाई। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है
और अमीबा आता है प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत। अमीबा की आकृति हमेशा बदलते रहती है, पल पल बदलती रहती है। अमीबा के अंदर प्रचलन अंग के रूप में अगर देखेंगे तो जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, उसी से भोजन को पकड़ता भी और अवशोषण भी करता है। तो मेरे भाई एक लाइन में कहानी कह लीजिए ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसमें झिल्ली नहीं होती है? तो मेरे भाई किसमें झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं होती? वायरस में नहीं होता है। अगर हम वायरस की अगर बात करते हैं तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई, ये जो वायरस हमारा होता है ये सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। अगर हम वायरस की बात करेंगे तो ये निर्जीव भी होता है और वायरस यहाँ पर सजीव भी होता है। दूसरी बात, अगर आपको यह जानना है कि वायरस की अगर बात करते हैं तो वायरस कुछ इस तरह से हमारा होता है। जैसे ये मान लेते कि वायरस है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये धागा जैसी संरचना आपको दिख रहा होगा, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसकी जो बाहरी परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ये वायरस है मेरे भाई। ये किसका फोटो हम बना रहे हैं? तो ये वायरस का फोटो बना। वायरस की आकृति अलग अलग आकृति की हो सकती है, लेकिन अगर इसकी बाहरी परत की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना, इसकी जो बाहरी परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। वायरस की जो बाहरी आवरण होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर जो ये जाल जैसा संरचना आप दिख रहे हैं, यही हमारा क्या है? इसी में डीएनए होता है और इसी में क्या होगा कहेंगे, इसी में आरएनए होता है। और डीएनए और आरएनए को कंप्लीट मिला दीजिए तो इसी को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ये वायरस में होता है। दूसरी बात, वायरस अगर वायरस आपके शरीर में है तो वो सजीव हो जाएगा, वायरस अगर बाहर है आपके शरीर से तो निर्जीव हो जाता है। ये चीज हमारा है। तो आपसे बोला कोशिका झिल्ली किस में नहीं होता है? इसमें कोशिका झिल्ली थोड़ी होता है, इसमें तो प्रोटीन का बना होता है, डीएनए आरएनए होता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए चाहेंगे तो वायरस को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अगला बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? बताइए तो मेरे भाई, मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाला कौन सा जीव? जैसे आप हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा में क्या होता है? तो हाइड्रा में अगर जनन होता है, जिसको आप प्रजनन भी कहते हैं, इसमें मुकुलन आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कहेंगे सर मुकुलन जिसको बर्डिंग कहते हैं। साथ ही साथ आपने खमीर का नाम सुना होगा, ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट में जो जनन होता है वो भी मुकुलन के द्वारा होता है। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रा और ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट कहने का मतलब खमीर की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई दोनों में खमीर मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सीधा कहोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? कहेंगे बी करेक्ट। वैसे भी ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आगे चलते। कृषि प्रयोजन के गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधे को उगाने के लिए आप ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है काट करके मसाला भर करके जमा देते हैं, यानी आप उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जड़ तना से नए पौधे निर्माण करते हैं, जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्योंकि उसमें गन्ना भी शामिल है, गुलाब का डंटा लगा देते हैं, अंगूर हो गया। ये कई पौधे को उगाने के लिए आप क्या करते हैं? लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधि का अपनाते हैं। और इसी की वजह से हम कहते हैं उसको क्या कहेंगे? तो हम लोग कहते हैं यहां पर सीधा कहेंगे, यहां पर क्या कहेंगे? तो कहेंगे इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये इंग्लिश टर्म इसका गलत लिखा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वनस्पतिक प्रवर्धन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, जिससे जड़ तना पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अगला बताइए मेरे भाई, पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितना अहम क्वेश्चन है। आप समझिए कि ये सब क्वेश्चन तो कितना बार एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। जैसे हम लोगों को चलने फिरने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। हमारे शरीर में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट वगैरह में देखेंगे तो हम कहेंगे प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। प्लांट को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है, प्लांट में कोई गति नहीं होती है। दूसरी बात, प्लांट के अंदर अगर देखेंगे तो मैक्सिमम ऐसी कोशिका होती है जो कि मृत कोशिका होती है। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, अगर पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो उसके पीछे का रीजन हमारा बस और बस यही होता है कि पादप चूंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन नहीं, ये नहीं होगा। पादप शरीर के कई उत्तक मृत कोशिका का एक छोटा अनुपात होता है। विभिन्न शारीरिक अविकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती है। पादप गति नहीं करते और क्या अनेक उत्तक मृत कोशिका का बना होता है, इसका बड़ा अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखेंगे, ये आपको सबसे सटीक और सही आपका बैठ रहा है। अगला कहता है प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए इसके लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन जो कीजिएगा तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रजनन कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे भाई? प्रजनन कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है मृदा से जल प्राप्त जल और खनिज पदार्थों का वहन करता है कौन? तो जाइलम। यहां तो जाइलम हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। जबकि डैश उन पत्तियों द्वारा, यहां तो जाइलम हो जाएगा। यहां अगर बात करेंगे तो यह आपको पर के समझ में आ गया होगा, जाइलम फ्लोएम होगा। फ्लोएम उन पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और उन तो कुल मिलाकर कर देखेंगे तो इसके लिए ऑप्शन हमारा कौन फिट बैठ कर रहा है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आगे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन है और आपको पता होगा टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो ये लड़का में तो होगा, लेकिन लड़कियों में थोड़ी नहीं ये हमारा होता है। यौवनावस्था के लक्षण को कंट्रोल करता है।
अगर प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये लड़का में नहीं लड़की में होता, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया मेरे भाई, ये स्टेटमेंट सही है, तो एक ही सही है। आप कहेंगे एक सही है, दोनों बी गलत है, तो एक सही बी गलत है, एक सत्य बी गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका राइट हो जाएगा। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ किए हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो हम आपको छोड़े हैं उसको आप खुद एक बार वेरीफाई करिएगा और उसको जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको आप जरूर एक बार वेरीफाई करना, जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं, ठीक है, उसको आप अपने से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम उस क्वेश्चन को देख नहीं पाए, क्योंकि लगातार क्लासेस रहता है, 10-15-20 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा जो क्वेश्चन एक हम छोड़े हैं। बाद बाकी आज की जो क्लासेस है इसको यहीं रखेंगे। जो आपका टेस्ट का डिस्कशन बाकी बचा हुआ है, सैटरडे संडे को एकदम फिनिश हो जाएगा, टेंशन मुक्त रहिए आप, ठीक है। विदाउट टेंशन लेकर के एकदम रिलैक्स रहिए, जो पढ़ चुके हैं रिवीजन करिए, कोशिश कीजिए एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ने लाइन बाय लाइन करके। आप मेरे साथ जुड़ के पढ़िए, चाहे अपने से पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बनाइए। आपको कहेंगे दिमाग बहुत लोगों का नहीं खुलता है, आप क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज भी आप देखेंगे जो एग्जाम हुआ बीपीएससी कंडक्ट की थी एग्जाम, आप देखेंगे उसमें साइंस का सारा क्वेश्चन आपसे बनने लायक था। आप लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज पर पूरा का पूरा दिमाग को ये कर लेते हैं, ये नहीं कि आज जो एग्जाम हुआ उसके साइंस से क्वेश्चंस को मिलाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा उसको बनाएंगे। तो कोशिश अपने तरफ से कीजिए कि हमेशा क्वेश्चंस बनाते रहने का। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना बंद कर दीजिएगा उस दिन आपकी तैयारी खत्म हो जाएगी। आप डेली टारगेट कीजिए कि 300-400 क्वेश्चन डेली बना रहे हैं और क्वेश्चंस बना रहे हैं पूरा, और थ्योरी उसके बाद अपना रिवीजन करिए, 2-4 घंटा थ्योरी में समय दीजिए, बाद बाकी पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और जब क्वेश्चंस बनाते बनाते किसी थ्योरी की जरूरत है तब आप पेज पलटिए। थ्योरी के लिए पढ़ाई इसी को कहते हैं, पूरा रम जाइए, कुछ दिनों की बात है, और देखिए तैयारी कैसे आपका बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।